नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। पीलीभीत में छप्परनुमा घर में आग लग गई है। आग से 6 घर जलकर राख हो गए हैं। घटना सहरा मऊ की बताई जा रही है और आपको बता दें कि बमुश्किल आग पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन तब तक गृहस्थी जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने से 6 परिवार बेघर हो गए। फिलहाल आग की सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर कंट्रोल किया गया, लेकिन तब तक 6 घर जलकर राख हो चुके थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पीलीभीत में आग लग गई और जिसमें 6 घर जलकर राख हो गए हैं। जो सामान था वो भी जल गया है, लेकिन फिलहाल आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छप्परनुमा घर बने हुए थे और जब एक घर में आग लगी तो आग काफी ज्यादा फैल गई और अपने चपेट में 6 घरों को ले लिया। खबर चंदौली से है, जहां पर पानी की टंकी का चकवाल फटने से पूरे मोहल्ले में पानी भर गया। रिपेयरिंग के दौरान चकवाल फटा और 30 फीट ऊंचाई तक पानी का फुव्वारा निकल रहा था। पानी तेजी से मोहल्ले में भरता जा रहा था। कई ऑफिस भी जलमग्न हो गए। पानी टंकी नगर पालिका मुगल सराय में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां सड़क पर भी पानी भरा हुआ है। पूरे मोहल्ले में पानी भर गया। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होने लगी। बरेली में 6 दिसंबर और जुमे को लेकर हाई अलर्ट है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने आज शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया और इस दौरान ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। पुलिस को आला हजरत मस्जिद के पास में छतों पर पत्थर मिले। ड्रोन कैमरे की निगरानी में पत्थर दिखाई दिए, जिसके बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बरेली की, जहां पर पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी निगरानी की। इसके अलावा जो मस्जिद का आसपास का इलाका है वहां पर पुलिस बल काफी भारी संख्या में तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन मस्जिद ढहाई गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद को लेकर भी लगातार जो विवाद जारी है। जुमे की नमाज होनी थी, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संभल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच में नमाज हुई। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई। सकुशल नमाज संपन्न होने पर नमाजियों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। संभल में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज संपन्न हो गई है। पीछे जामा मस्जिद है, जहाँ से नमाजी नमाज पढ़ के निकले हैं। तमाम लोग हैं, उसकी कड़ी सुरक्षा में नमाज संपन्न हुई है। नमाज को लेकर जहां प्रशासन चिंतित था, ये यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। वहीं नमाज संपन्न हो जाने के बाद में प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सुनील कुमार जी, संभल। खबर अयोध्या से है। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाजी महमूद ने कहा है कि 6 दिसंबर का दिन मनहूस दिन है। इसको हम मुस्लिम समाज के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। तो 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष इसे मनहूस दिन बता रहा है। और बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाजी महमूद ने कहा कि 6 दिसंबर का दिन मनहूस दिन है। इसको हम मुस्लिम समाज के लोग कभी भी नहीं भूल सकते। तो आज 6 दिसंबर है। छः दिसंबर हम लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए बहुत गम का दिन है। समझ लीजिए ये एक मनहूस दिन है। और आज के दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, जिसको हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। रहा सवाल आज के दिन उन्हीं जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए हम लोग दुआएं खैर करता हूँ, उनके लिए दुआएं करता हूँ, उनके लिए और कुछ नहीं। कुरान खानी भी हुई है? जी हाँ, कुरान खानी हुई। वही तो कुरान खानी पढ़ के बख्शा जाता है उनको ना, तो वही कुरान खानी करके बख्शा गए, उसे मिठाई तस्कीम हो गई।
वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तीसरी बार छात्रों का एक गुट यूपी कॉलेज के मुख्य गेट पर पहुंचा। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच में नोकझोंक हुई। छात्रों का गुट पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचा। छात्रों का कहना है कि कैंपस में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। किसी तरह पुलिस ने छात्रों को मुख्य द्वार से हटाया और पुलिस के सामने छात्रों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। मेरठ से खबर है, जहां पर रोटियों पर थूकने वाले का गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका वीडियो वायरल हुआ था। समारोह में रोटी बनाने आए बावर्ची को लोगों ने पकड़ लिया। रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना जानी क्षेत्र के कसतला गांव का मामला है। थाना जानी क्षेत्र के पस्तरा गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दिया था कि उनके यहाँ शादी का फंक्शन था 4 तारीख को, जिसमें एक व्यक्ति जो वहाँ पे रोटी बनाने का काम कर रहा था तंदूर में, उसके द्वारा थूक का प्रयोग किया जा रहा था उसमें। इस संदर्भ में एक वीडियो भी प्रकाश में आया था। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज किया था बीएनएस की धारा 196 के अंतर्गत। आज जो अभियुक्त है साहिल, जो बागपत का मूल निवासी है, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा की जा रही है। लखनऊ में एमबीबीएस छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विपुल बाजवान प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का छात्र था। गुरुवार को हॉस्टल में साथी छात्र मोहम्मद फैजल की बर्थडे पार्टी थी और पार्टी में खाने के साथ ही शराब भी पी गई थी। सुबह 4 बजे छात्र की हालत बिगड़ी। उसे कैंपस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज लिया है और मामले की जांच की जा रही है। अमरोहा में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल से लौट रही छात्रा से भरी बस को दूसरे गुट ने रोक दिया और फिर मारपीट की। बीच बचाव करने आए टीचर से भी मारपीट की गई। छुट्टी के समय मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। मामला मनोटा चौकी क्षेत्र का है। गाजियाबाद पुलिस को गुमराह कर चुके राजू की असलियत सामने आ गई है। पुलिस की पूछताछ में राजू ने बताया कि वो मूल रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला है और पुलिस जांच में पता चला है कि राजू का असली नाम इंद्रराज है। वो बचपन से ही चोर था, जिससे परेशान होकर परिवार ने उसे बेदखल कर दिया था। पुलिस अब तक 5 ऐसे ठिकाने कंफर्म कर चुकी है जहां पर आरोपी रहा है। देहरादून में ये परिवार के साथ में मोनू शर्मा बनकर रहा, तो वहीं साहिबाबाद में भीम उर्फ राजू बताकर परिवार के साथ रहा। मैं तुम्हारा असली राज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान तो क्यों रहते थे ऐसे बता के लोगों के? मेरी मम्मी है नहीं, मेरे बच्चे हैं, मम्मी खत्म हो गई। तो मेरी दूसरी मम्मी और मेरे पापा मुझे कूटते मारते थे, तो मैं घर से निकल गया। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर से रहता हूँ, कभी कहीं पे रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस। कोई लालच भी था? चोरी चारी कुछ नहीं करता। जो पैसे होते थे जहाँ रहते थे उन्हीं को देता हूँ बस। और मैं 2 रोटी खा लेता हूँ सोने के लिए बस। कितनों के घरों में रहे हो? 2-3 जगह रहा हूँ बस। बताया तो ये जा रहा 9 जगह रहे हो? नहीं, 2-3 जगह रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता लगता था कि ये यहाँ पे इस घर में कोई नहीं, मिसिंग है? वो तो 1-2 बार तो मुझे खुद ले गई थे, कह रहे थे हमारे लड़का है, बाद में कह रहे हमारा नहीं, चला गया। इसको 27 से पूछताछ करने के बाद इसने अपना नाम इंद्रराज बताया और वो श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला है। जब टीम ने वहां जाके उसके परिवार वालों से और गांव वालों से पूछताछ की तो उसमें ये सामने आया कि ये बचपन से ही आदतन चोर है। पहले छोटी छोटी चोरियां करता था अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों के यहाँ। फिर उसने बाहर के लोगों के साथ भी, जैसे दुकान में जाके मोबाइल चोरी कर लिया, कहीं कीमती चीजें उठा ली, कहीं किसी की जेब काट दी, ये चीजें करना स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं घटनाओं से इसके घर वाले परेशान हो गए थे। बार बार शिकायतें आ रही थी, बार बार पुलिस आ रही थी और इसे तंग होके उन्होंने 2005 में, जब ये 18 साल का कंप्लीट हो गया,
इसको अपने प्रॉपर्टी से और घर से बेदखल कर दिया। महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना का जिन जब तक रहेगा तब तक धरती में अराजकता रहेगी। संविधान को लेकर जो ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया है। दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर मौन हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। और ननकाना साहिब पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ननकाना साहिब हमसे कब तक दूर रहेगा। ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए, हम एक हैं तो सेफ हैं। सीएम योगी ने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा। और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। संभल हिंसा के बाद में शुरू हुई बयानबाजी का क्रम अब भी जारी है। अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फिर से समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह हिंसा सपा के 2 परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। संभल में एक स्थान को लेकर, एक धार्मिक स्थल को लेकर माननीय न्यायालय ने उसके सर्वे करने के आदेश दिए थे और जिस प्रकार से सर्वे टीम के काम को बाधित करने का काम किया, पथराव किया और भीड़ ने इकट्ठे होकर पुलिस पर पथराव किया, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, वो भी है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन 2 परिवारों के, समाजवादी पार्टी के 2 परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है ये राजनीतिक दृष्टि से। जिस प्रकार से उदरकी सहित उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में परिणाम आए हैं और समाजवादी पार्टी के वोट में सेंधमारी हुई है, वोट उनका खिसकता हुआ दिखाई दिया है, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भयभीत है। और ये जो दंगा हुआ है या जो विवाद हुआ है, उस विवाद के पीछे भी सारा घटनाक्रम यही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी भंग कर दी गई है। कांग्रेस हाईकमान ने सबसे पहले यूपी में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी, जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर जहां एक और यूपी कांग्रेस की सभी प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक स्तर की कमेटियों को भंग किया गया, तो वहीं दूसरी ओर नए जोश और उत्साह के साथ भी कांग्रेस की इन सभी कमेटियों के पुनर्गठन की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव भेजने का मुख्य कारण ये था कि हमारे कार्यकर्ताओं की जो आवाज़, जो जनता की आवाज़ आज ये आ रही कि कांग्रेस को मजबूत करना है। आज देश के जो हालात हो चुके हैं, जो प्रदेश के हालात हैं,
आज हर तरफ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की कोई बात नहीं करता। आज जो है फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, दंगे हो रहे हैं। इन सब का जवाब अगर है तो कांग्रेस है। कांग्रेस को मजबूत दिखना चाहते हैं। ये सब मद्देनजर देखते हुए कि एक नई टीम, नई पौध के साथ हम लोग काम करेंगे, ये निर्णय लिया गया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसमें हमें जो निश्चित तौर से उनका जो फैसला आया है, हम निश्चित तौर से उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। साध्वी प्राची ने भी शौर्य दिवस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज हिंदुओं के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। हिंदुओं के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। इस समय हम अयोध्या में एक हजूम के साथ, जनसैलाब के साथ उस ढांचे को तोड़ने की जो तैयारी चल रही थी, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, क्योंकि बाबर हिंदुस्तानी नहीं है, ना वो हिंदुस्तान में जन्मा, ना पैदा हुआ, ना जन्मा, ना उसकी मौत हुई, तो फिर उसका ढांचा किस बात का भाई? ये हिंदुस्तान के ऊपर 500 साल का कलंक हिंदुस्तान के हिंदुओं ने थोड़ी सी देर में तहस नहस करके दिखाया। और ये हमारे लिए वो गर्व के पल थे, वो बड़े खुशी के पल थे, क्योंकि हम चश्मदीद गवाह थे। हमने उस ढांचे को तोड़ने के लिए पूरी मेहनत और मशक्कत और कार सेवकों के बलिदान का बदला, और कार सेवकों की आत्माएं बड़ी प्रसन्न हुई होगी जिस दिन वो ढांचा, आज के दिन जब वो ढांचा टूटा। खबर मुरादाबाद से है, जहां पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने संभल हिंसा 6 दिसंबर और जुमे की नमाज को लेकर की गई कड़ी सुरक्षा पर कहा कि उत्तर प्रदेश इस वक्त सेंसिटिव हो रहा है। एसटी हसन ने कहा कि सभी से अपील है, अपनी शांति मत खोइए, हिंदुस्तान और अपनी नस्लों के बारे में सोचिए। देखिए, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा इस वक्त सेंसिटिव हो रहा है। कभी संभल का बवाल हो गया, कभी और जगहों की बात हो रही है, ज्ञानवापी का मसला है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मसला है। हम सब लोग सेंसिटिव लोग हैं, इसलिए प्रशासन और इसका पूरी एहतियात कर रहा है कि किसी तरफ से भी कोई अनहोनी ना हो और सभी लोग शांति से रहें और शांति से ये दिन गुजर जाए। मेरी भी आपके माध्यम से ये सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी पीस मत खोइए, शांति मत खोइए, अपना प्यार मोहब्बत। बीएसपी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री को अपने बेटे की शादी एसपी एमएलए की बेटी से करना भारी पड़ गया। बेटे की शादी के बाद में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नागर को पार्टी से निकाल दिया है। 27 नवंबर को बीएसपी नेता की एसपी एमएलए त्रिभुवन दत्त की बेटी से शादी हुई थी और त्रिभुवन दत्त अंबेडकर नगर की आलापुर विधानसभा से विधायक है। अखिलेश यादव ने भी शादी में शिरकत की थी। अखिलेश यादव के साथ में बीएसपी नेता सुरेंद्र सागर के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसको लेकर मायावती ने नाराजगी जाहिर की थी। ओपल होटल में हमारे शादी समारोह का रिसेप्शन का आयोजन हुआ। उसमें बड़े पैमाने पर जिले के और मंडल के लोग आए थे। बसपा के आए थे उसमें? बसपा के भी आए थे, सभी दलों के आए थे, समाजवादी पार्टी के आए थे, भारतीय जनता पार्टी के आए थे, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं संजय कपूर, वो भी उसमें आए थे। तो ये शादी समारोह ऐसे वो होते हैं कार्यक्रम में पार्टी नहीं देखी जाती है। तो इसकी शिकायत यहाँ के संगठन के लोगों ने जो गुटबाजी पैदा करके रखते हैं। और आजमगढ़ में पुलिस पर हमला किया गया है। दारोगा आरक्षी पुलिस को पीटने का आरोप लगा, घर में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। जमीन विवाद में पहुंची थी पुलिस और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से मारपीट की जा रही है पुलिसकर्मियों के साथ में, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है। ये जमीन विवाद का मामला था जिसको सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ में
मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिस की टीम कलंदर बस्ती गांव छतवारा थाना सिधारी एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई हुई थी। वहां पर पुलिस के साथ अभद्रता करेगी। इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 466/24 अंतर्गत धारा 35, 115(2), 352, 351(2), 331 व 332 BNS का कायम किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद किए गए, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शेष 3 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। किस मामले में पुलिस गई थी जांच करने? एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई थी लैंड संबंधित। और कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। आगरा की तरफ जा रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं रास्ते में गुजर रहे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। और पूरे डॉक्टर की टीम आ रही है, एम्बुलेंस सभी लोग आ रहे हैं। ये औरैया जिला है ना? ये कन्नौज जिला में आता है, असली ये कन्नौज में आता है। बॉर्डर पर है। वास्तव में बहुत दुखद दुर्घटना है। ड्राइवर दूसरे रोड से इस रोड पर आ गया है। टैंकर गलत आ रहा था कि बस गलत आ रही? बस पलट गई। बस कोई बताएगा कि यहाँ पे टैंकर गलत आ रहा था कि बस? किसी को पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। अभी तक की जो जानकारी है, इसमें ये जो एक्सीडेंट एक्सप्रेसवे पे हुआ है, इसमें एक वाटर टैंकर था जो पानी डालने का कार्य कर रहा था प्लांटेशन में। एक बस जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, पीछे से इस वाटर टैंकर को हिट किया है, जिससे ये दुर्घटना हुई, जिसमें 8 लोग की मृत्यु हुई है, 19 लोग घायल हैं। लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली खबर आई है। जमीन विवाद के चलते पिता और 2 बेटों ने सुसाइड कर लिया। एक ही घर में 3 लोगों की मौत से आसपास सनसनी मच गई। ये सनसनीखेज वारदात बाबूपुर गांव की है, जहां पर मृतक राम नरेश का अपने ही रिश्तेदार रामवती देवी और साथी शशिबाला से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि विरोधी पक्ष की बेटी लगातार परिवार को प्रताड़ित कर रही थी और ये महिला पुलिस में तैनात है और लखनऊ में तैनाती के दौरान आरती लगातार राम नरेश को धमकी दे रही थी। एक दिन पहले भी थाने में बुलाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। हमारा बड़ा भाई यहीं पर सब थे, उनकी बहन थी, भानुई थे और हमारी फूफू भी, एक बुआ जी भी थी। सुबह सुबह वो ट्रेन में कट गया, छोटा वाला। बड़ा वाला जब वहाँ हम लोग पीएम करा के आए तब तक पता चला यहाँ फांसी लगा लिया। ये मामला क्यों लेके हुआ है घटना? ये मामला इसी मकान के जरिए से हुआ है। क्या मकान का समस्या थी? मकान की समस्या ये थी, 2006 से यहाँ सुंदरलाल ने ले आए थे, इनके सगे मामा थे। वो यहाँ लाके अपनी जगह खरीदवा के मकान बनवा लिया था। विवाद में आकर के ये, क्योंकि इनका कहना था कि ये मकान रामनेश का कहना मकान मेरा था, प्रतिवादी कहना ये था कि मकान हमारा है। इसको लेकर के विवाद था और इनमें अभी एक समझौता अभी हुआ था। इस समझौते के बाद रामनेश ने जाके घर में आत्महत्या कर लिया। आज क्या घटना हुई? आज ये घटना हुई कि इसके बेटे जो मुकेश है, वो सुधीर है, सुधीर के जेब से एक नोट मिला है, जिसने उन्हें 4 लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उसने रेल के सामने पटरी के सामने कट के आत्महत्या कर ली। उसकी बात सुन करके बड़े भाई मुकेश ने भी आत्महत्या कर लिया फांसी लगा करके। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।